नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कल यानी 18 सितंबर 2022 को सीजी टेट का एग्जाम हुआ है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम पेपर 1 के मैथ्स के 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, देखेंगे उनके आंसर क्या हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए 20 सितंबर से एक नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है, जिसका समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का होगा। ये जो बैच होगा ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे संचालित होगा। मतलब आप इस बैच को ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करिए या ऑनलाइन ज्वाइन करिए, प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जाएगा। आप अगर ऑफलाइन भी बैच को ज्वाइन करते हैं तो भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रत्येक क्लास का दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लासेस डिजिटल बोर्ड में होंगी, जिससे प्रत्येक क्लास का पीडीएफ आपको प्रत्येक दिन प्रोवाइड किया जाएगा। संपूर्ण सिलेबस का कवरेज होगा। जो भी सहायक शिक्षक और शिक्षक का सिलेबस है, संपूर्ण सिलेबस का कवरेज होगा। साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन भी होगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे पद आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी आप देरी ना करें, इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। 3 दिन का निःशुल्क डेमो क्लास भी है, आप 3 दिन का निःशुल्क डेमो क्लास भी देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी बातें बता दी जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को व्यक्ति ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। मतलब कोई काम है जिसको व्यक्ति ए 20 दिन में कर रहा है और व्यक्ति ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। यदि इनको पूरा काम करने के लिए 400 रुपए दिया जाता है तो दोनों को बंटवारे में कितना आएगा। अब बोल रहा है ए जो काम को कर रहा है तो 20 दिन लगा रहा है, और ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 15 दिन लग रहा है। तो आप पैसा को बांटेंगे किस आधार पे? तो आप पैसा को बांटेंगे उनकी क्षमताओं के आधार पे। कैपेसिटी क्या है? तो ए का कैपेसिटी आपको पता है कि ए एक काम को 20 दिन में करता है। मतलब ए का कैपेसिटी अगर मैं देखूं तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 1/20 काम करता है। ए का कैपेसिटी कितना है? एक दिन में कितना काम करता है? 1/20 काम। इसी प्रकार अगर मेरे को मिल जाए कि बी एक दिन में कितना काम करता है, तो इसके अनुपात में मैं क्या करूंगा? पैसा को बांट दूंगा। इन दोनों के अनुपात में पैसा को मैं बांट दूंगा। लेकिन मेरे को कहां से मिलेगा कि बी एक दिन में कितना काम करता है? तो आपको बोला क्या है? ए और बी दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं? तो यहाँ पे बोला है 15 दिन में। तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/15 काम करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं, मतलब दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/15। अब दोनों मिलके एक दिन में 1/15 काम करते हैं, जिसमें ए अकेला एक दिन में 1/20 काम करता है। तो बी का एक दिन का काम मिल जाएगा। कैसे? दोनों का मिला के एक दिन का काम 1/15 है, उसमें से 1/20 को माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा बी का एक दिन का काम। 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। 15 चौको 60, 20 त्रिका 60। ये देखिए 1/60 काम। तो ये 1/60 काम किसका है? बी का एक दिन का। अब मेरे को मिल गया है ए का एक दिन का काम 1/20 और बी का एक दिन का काम 1/60। इस अनुपात में पैसा को बांट दीजिए। ये क्या बता रहा है? उनकी क्षमताओं का अनुपात। ए एक दिन में 1/20 काम करता है और बी एक दिन में 1/60 काम करता है। तो ये मिल गया उनकी क्षमताओं का अनुपात। इसके आधार पे पैसा को बांटेंगे आप। सिंप्लीफाई कर लीजिए। 20 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 20 त्रिका 60, 60 एकम 60। मतलब अनुपात को सिंप्लीफाई करने पर क्या मिला आपको? 3:1। अब 3:1 में 400 रुपए को बांट दीजिए। तो आपको पता है 3:1 में 400 रुपए को बांटूंगा तो ए को कितना मिलेगा? तो ए का पोर्शन 3 को ऊपर लिख दीजिए, नीचे अनुपातों का योग इंटू 400।
तो आप देख पा रहे हैं ए को कितना मिलेगा, तो ए को मिलेगा 300 रुपए, बी को कितना मिलेगा 1/4 इंटू 400, तो बी को कितना मिलेगा, तो बी को मिलेगा 100 रुपए, तो ए को 300 और बी को 100, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ए को कितना मिल रहा है 300 और बी को कितना 100। तो आसान प्रश्न था। आपको जब भी मजदूरी को बांटने बोलेगा तो मजदूरी को किस आधार पे बांटेंगे, उनकी क्षमताओं के आधार पे। उनकी क्षमता मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 1/20 और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है तो 1/60। यहां पे एक खास बात यह भी थी कि दोनों ने मिलकर काम खत्म किया है, मतलब जितना दिन ए काम किया उतना ही दिन बी काम कर रहा है। दोनों ने मिलकर काम खत्म किया कितने दिन में 15 दिन में, मतलब ए भी 15 दिन काम किया और बी भी 15 दिन काम किया। लेकिन दोनों अगर अलग अलग दिनों के लिए काम करते, मतलब मान लो ए 5 दिन काम करता और बी 3 दिन काम करता, तो आपको 5 दिन का काम और 3 दिन का काम ये अनुपात निकालना होता। यहां पे 1 दिन का काम 1 दिन का काम चल गया काम। क्यों चल गया, क्योंकि यहां पे दोनों ने मिलकर काम खत्म किया 15 दिन में, मतलब जितना दिन ए काम किया उतना ही दिन बी काम किया। कहने का मतलब है अगर मैं बोलूंगा ए का 15 दिन का काम तो आप क्या बोलेंगे 15/20, बी का 15 दिन का काम तो आप क्या बोलेंगे 15/60। ये 15 और 15 क्या होगा कैंसिल होगा। लेकिन अगर दोनों अलग अलग दिनों के लिए काम करते तो उतने ही दिन का काम निकालना पड़ता। जो अनुपात आप बता रहे हैं उतने ही दिन का, ए का मान लो 4 दिन है तो 4 दिन का काम, बी 6 दिन काम किया तो बी का 6 दिन का काम। इस अनुपात में पैसा को बांटते। लेकिन यहाँ पे प्रश्न बहुत आसान था, दोनों मिलकर 15 दिन में काम खत्म करते हैं, मतलब ए भी 15 दिन काम किया बी भी 15 दिन काम किया, दोनों समान दिन के लिए काम किए हैं, तो आप सीधे 1 दिन का काम निकालो ए का, 1 दिन का काम निकालो बी का, इस अनुपात में पैसा को बांट दो। और अनुपात को सिंप्लीफाई करना आपको आता ही होगा। 3:1 में 400 बांटेंगे तो ए को मिलेगा 300 और बी को मिलेगा 100। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचक है? तो पेडागोजी का प्रश्न है ये, सीखना यानी रटना। तो आपको इसके लिए थ्योरी पोर्शन पूरा पढ़ना पड़ेगा, मैं केवल आंसर बता दे रहा हूं और थोड़ा बहुत उसका एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा। तो सीखना यानी रटना ये बैंकिंग मॉडल का है। बैंकिंग मॉडल होता क्या है, तो बैंकिंग मॉडल में जनरली ऐसा मान लीजिए मैं आपको एक पेज दे दिया, इसमें सारी बातें लिखी गई हैं। एक पेज आपको प्रोवाइड कर दिया, इसमें सारी बातें लिखी गई हैं। अब आप इसको ले लीजिए, याद करके आइए, अगले दिन पूरा उगल दीजिए। याद करना और उगलना मतलब आज मैं आपको सिखाया नहीं, समझाया नहीं, केवल मैं एक पेज में आपको जानकारी लिख के दे दिया, आप इसको घर जाइए याद करिए और कल आके मेरे को सुना दीजिए। ये तरीका होता है किसमें, बैंकिंग मॉडल में। तो यहाँ पे बोला वही है, सीखना यानी रटना। कैसे सीखे हो आप, तो रट के सीखे हो आप। तो सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचक है, तो बैंकिंग मॉडल का ये सूचक है, सीखना यानी रटना। तो आंसर होगा इसका बी। ठीक, तो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आंसर को थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा। देखिए अगला क्या बोल रहा है, प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। बिल्कुल पता है आपको अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जो केवल स्वयं से तथा 1 से विभाजित हो, इसके अलावा किसी और से विभाजित ना हो। प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाना चाहिए? मान लो आप प्राथमिक स्तर पर इसको सिद्ध करना चाहते हो तो किस पद्धति का पालन किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आगमनात्मक विधि। ये होता क्या है, ये क्या पद्धति है, इसके बारे में अगर देखेंगे तो ये है एक मनोवैज्ञानिक विधि। इस विधि में क्या होता है समझेंगे। इसका एक और प्रश्न पूछा गया था। तो आगमनात्मक विधि का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि कैसी विधि है अब ये, तो जिसमें आप अपने अनुभव और एग्जाम्पल के तहत मतलब किसी भी समस्या को छोटे छोटे रूप में सॉल्व कर लेते हैं। जो भी आपका अनुभव है, जो भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, उससे आप उस समस्या को आसान बना देते हैं। ठीक, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, इसके बारे में सरल से कठिन की ओर बढ़ना। समझ आ रहा है, सरल से कठिन की ओर बढ़ना, उसी को क्या बोलते हैं, आगमनात्मक विधि। तो आपको समझाना है कि प्राथमिक स्तर पर
प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, तो उसके लिए आप आगमनात्मक विधि का ही यूज करेंगे। मतलब आप छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू, अपने अनुभव के थ्रू बता पाएंगे कि हाँ भाई कैसे, मतलब 2 के 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 और 1, मतलब 2 केवल 2 से डिवाइड होता है और 1 से। समझ आ रहा है? अपने अनुभव से आप बता रहे हैं कि भाई 2 जो है ये केवल 2 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, किसी और से डिवाइड करके देखिए डिवाइड होगा ही नहीं। 3 की अगर बात करूंगा तो 3 केवल 3 से डिवाइड होगा, ये देखिए 3 केवल 3 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, 5 केवल 5 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। इसको समझाना है प्राथमिक स्तर पर, तो आप किस पद्धति का पालन करेंगे? आगमनात्मक पद्धति का पालन करेंगे आप। समझ आ रहा? सरल से कठिन आपने सुना होगा। आप किसी भी विषय वस्तु को समझाना है, बताना है, तो आप अपने अनुभव, अपने उदाहरणों से उसको सरल बना के बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, 2 समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है? तो ये तो प्रत्यक्ष विधि से आप कर सकते हैं सिद्ध। 2 समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। कैसे? प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट। ये देखिए आप बता दीजिए, सम संख्या पता है 2 और 2 4, सम संख्या पता है 2 और 4, ये देखिए 6। इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों समान हो गई तो इसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए 2 समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, तो आप बता सकते हैं कि 4 एक समपूर्णांक है, 6 एक समपूर्णांक है, दोनों का योग 10, 10 भी क्या है? एक समपूर्णांक है। मैंने बोला 50 और 48, तो 50 भी समपूर्णांक है, 48 भी समपूर्णांक है, योग होगा 98, ये भी क्या है? एक समपूर्णांक है। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा, डायरेक्ट मेथड द्वारा आप बता सकते हैं कि भाई 2 समपूर्णांकों का योग सदैव क्या होता है? सम। सेम सम संख्या हो या अलग अलग सम संख्या हो, आप देख सकते हैं सेम सम संख्या होगी तो भी क्या होगा? सम संख्या ही आएगा योगफल। तो बहुत आसानी से प्रत्यक्ष विधि द्वारा बता सकते हैं कि भाई 2 समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। अगर मेरे को बच्चों को पढ़ाना हो, समझाना हो कि 2 समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, तो मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स दूंगा, प्रत्यक्ष बताऊंगा उनको। ये देखो 2 और 4 6, 6 भी क्या है? सम। 4 और 6 10 होता है, 10 क्या है? सम संख्या। 50 और 48 98 है, 98 भी क्या है? सम संख्या। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपए है, उसे 10% हानि पर बेचा जाता है, तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न है। क्रय मूल्य 110 है, इस पर 10% की हानि, मतलब इसका कितना हो जाएगा? 90%, 11 9 99, कितना हो गया? 99 रुपए। ये तो एकदम बच्चों जैसा प्रश्न है, मतलब इससे आसान प्रश्न हो ही नहीं सकता। देख सकते हैं 110 रुपए का कुर्सी खरीदे हैं, 10% हानि पर बेचा जाता है। अब हानि क्यों बोला है? क्षतिग्रस्त कुर्सी है, इसीलिए हानि जनरली यहां पे बोल दिया है, या हानि बोला है इसीलिए उसने क्या लिख दिया है? क्षतिग्रस्त कुर्सी लिख दिया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर क्षतिग्रस्त का मतलब क्या होगा, कुर्सी ही क्यों नहीं बोला? वो जनरली हानि पर बेच रहा है, हानि पर बेचने का कारण क्या है कि वो कुर्सी क्या है? क्षतिग्रस्त है। तो वो सब में दिमाग नहीं लगाना है। क्रय मूल्य 110 रुपए है, इस पे 10% की हानि, मतलब 110 का 90% कितना हो जाएगा? 99 रुपए हो जाएगा। चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, ये देखिए अभी बताया था, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना मतलब सरल से कठिन की ओर बढ़ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, ये क्या है? आगमनात्मक विधि तो है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप मैप के थ्रू पूरे विश्व के भूगोल को समझते हैं, तो ज्ञात क्या है? मैप आपके सामने है, ज्ञात चीजें हैं, सरल है, इससे कठिन की ओर बढ़ रहे हैं। जो आपको मैंने बताया आगमनात्मक विधि का मतलब वही तो है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ रहे हैं। आपको मैंने पूरा इंडिया का मैप बता दिया, अब मैप से आप पूरे इंडिया को देख पा रहे हैं, तो ज्ञात से आप अज्ञात की ओर बढ़ रहे हैं। एक मैप से आप पूरे विश्व के भूगोल को समझते हैं, सरल से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं आप, तो वो क्या है? ज्ञात से अज्ञात है। मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहे हैं आप, ये भी क्या है? आगमनात्मक विधि तो है। समझ आ रहा है? मूर्त है मान लो मैप,
जिसका अनुभव कर सकते हैं आप, उससे पूरे विश्व के भूगोल को आप देख पा रहे हैं, जो कि अमूर्त बोल सकते हैं। तो मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, ये सब क्या है, आगमनात्मक विधि के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः r और h है तो बेलन का आयतन कितना होगा। बहुत आसान सा है, ये तो मैंने कई बार फॉर्मूला यूज किया है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, तो बेलन क्या होता है आपको पता होगा, ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये तो वृत्त है, तो मैंने वृत्त ही बनाया है। ये क्या है, वृत्त है, वृत्त ही बनाया है मैंने। अब ये देखो वृत्त क्या है, 2D है, जिसकी त्रिज्या क्या है r। वृत्त क्या है, 2D, 2 डायमेंशनल, द्विविमीय आकृति होती है, जिसमें केवल x और y एक्सिस होता है। अब इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा बाहर की ओर, इस पे बहुत सारे वृत्त मैं बैठा दिया, बहुत सारे वृत्त, तो बाहर की ओर एक डायरेक्शन आ जाएगा, तो बन जाएगा बेलन 3D, 3 डायमेंशनल। आप खुद इमेजिन करो, इसके ऊपर बहुत सारे वृत्त रख दिए आप, तो एक डायरेक्शन बाहर की ओर आएगा, जिसको मैं बोलूंगा जेड डायरेक्शन, तो ये बन जाएगा बेलन। अब जैसे क्षेत्रफल की बात करूंगा, तो ये आकृति जितना स्थान घेर रही है, इसको मैं क्या बोल दिया, क्षेत्रफल। अब मेरे को निकालना क्या है, आयतन। कैसे निकालेंगे, आयतन होता क्या, इमेजिन करो, जब इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये पूरी अंदर की जो स्पेस है, उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, आयतन। क्षेत्रफल के जैसे ही आयतन को रिलेट करो, क्षेत्रफल क्या है, तो ये जो स्पेस ले रहा है उसको क्या बोला, क्षेत्रफल। अब इसको मैं एक्सटेंड किया, पकड़ के ऐसा खींच रहा हूं रबड़ जैसे, वो जो खेल खेलोगे ना, दब जाता है स्प्रिंग वाला, ऊपर नीचे ऐसा दबता है, जो स्प्रिंग जो होता है, उसी के जैसा सोचो, इसको मैं ऐसा खींच रहा हूं पकड़ के, तो ये जो अंदर में स्पेस बन रहा है, उसी को मैं क्या बोलूंगा, बेलन बोलूंगा। अब बेलन का आयतन पूछ रहा है। अब अगर मैं बोलूंगा बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर पाई r स्क्वायर होता है। इसको मैं कितने हाइट तक एक्सटेंड किया, h हाइट तक, तो बेलन बन गया। तो बेलन का आयतन कितना, पाई r स्क्वायर h। कितना आसान है। ये जो स्पेस है, जो स्थान घेर रहा है, इसको मैं पाई r स्क्वायर बोल रहा हूं, इसको एक्सटेंड कर रहा हूं h हाइट तक, तो पाई r स्क्वायर h, ये क्या बन गया, बेलन का आयतन। देख लीजिए, पाई r स्क्वायर h, ये रहा ऑप्शन सी, पाई r स्क्वायर h, ये हो जाएगा बेलन का आयतन। ठीक, बेलन को आप बना नहीं सकते बोर्ड पे, केवल आप ऐसा रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये देखिए, लेकिन एक्चुअल में समझेंगे कैसे, जो मैं समझा रहा था उससे बेलन समझ में आएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है, 20 मिनट में 960 शब्द, तो प्रति घंटे में उसकी टाइपिंग की गति क्या होगी। तो 960 शब्द टाइप करता है, बहुत आसान से प्रश्न पूछे गए हैं आप, 20 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 960 बटा 20, 1 मिनट में कितना करेगा, 960 बटा 20, 2 से कितना आ जाएगा, ये 48 शब्द टाइप करेगा वो 1 मिनट में। 1 मिनट में कितने, 48 शब्द टाइप करेगा। 20 मिनट में 960, तो 1 मिनट में 48, तो प्रति घंटे, प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में, 1 घंटा मतलब कितना मिनट, 60 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना करेगा, 60 इंटू 48, 6 अठे 48, 6 चौको 24 और 4 28, 28 तो 80 आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 28 तो 80। बहुत आसान सा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के प्रश्न मैंने कराए भी हैं। 6 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर माप वाले कागज के किनारे से 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर माप का कागज का टुकड़ा काटा गया, तो बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। ये देखिए, ये क्षेत्रफल है बड़े वाले आयत का, ये क्षेत्रफल है बड़े वाले आयत का, और ये क्षेत्रफल है छोटे वाले आयत का। ये देखिए, ये क्षेत्रफल है छोटे वाले आयत का। तो बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को हटा दो, तो बचेगा क्या, जो कागज का टुकड़ा बचा है उसका क्षेत्रफल। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 5 गुणा 6 या 6 गुणा 5, जो बोलना है। छोटे वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2, जो भी बोल दो। कितना हो गया, 5 6 30 माइनस 3 दूनी 6, कितना आ गया, 24 वर्ग सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर। सोच पा रहे हैं क्या हो रहा है। तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये वाला क्षेत्रफल माइनस हो गया,
पूरे आयत के क्षेत्रफल में से। ये वाला क्षेत्रफल माइनस हो गया पूरे आयत के क्षेत्रफल में से, तो बचा क्या है, जो कागज का टुकड़ा बचा था। सिंपल सा था, ये देखिए 6 पंचे 30, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, 30 में से 6 माइनस किया, कितना हो गया, 24 वर्ग सेंटीमीटर। रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है, वह चिंतन के किस चरण पर है। ठीक, रोहित को यह अनुभव होता है कि वर्ग जो है वो समचतुर्भुज और आयत दोनों है। वर्ग आपको पता है, समचतुर्भुज आपको पता है, आयत आपको पता है। ठीक, तो रिलेट कर रहा है वो कि कैसे, देखिए एक्चुअल में वर्ग के बारे में मान लीजिए आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, और चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो वो रिलेट कर रहा है वर्ग को समचतुर्भुज और आयत के साथ। अगर मेरे को तीनों की जानकारी पता है कि वर्ग क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, आयत क्या होता है, अब मैं तीनों को रिलेट करके ऐसा बोल पा रहा हूं कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं। अगर मैं ऐसा बोल पा रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, संबंध स्थापित कर रहा हूं इन तीनों के मध्य। तो यहां पे चिंतन के किस चरण पे है, संबंध के चरण पे है। वो संबंध स्थापित कर रहा है कि भाई कैसे वर्ग एक समचतुर्भुज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वर्ग एक आयत हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वो संबंध स्थापित कर रहा है, तो वो किस चरण पर है, संबंध के चरण पर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भिन्न 3/16 को प्रतिशत में बदलिए। तो ये तो बहुत आसान है, a/b को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। सेम उसी प्रकार बोल क्या रहा है, 3/16 को प्रतिशत में बदलिए। तो 3/16 को 100 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 300/16। अब 300/16 को सिंप्लीफाई करना है आपको, 16 से भाग दे दीजिए 300 को, 16 एकम 16, 10 में 6 गया 4, 2 में 1 गया 1, 16 8 कितना होता है 128, 10 में 8 गया 2, 3 में 2 गया 1, 18 पॉइंट समथिंग दिख रहा है तो मार दो टिक, 18 पॉइंट समथिंग दिखा टिक कर दो। पूरा कैलकुलेट करोगे वही आएगा, देखो दशमलव का 0। ठीक, कितने बार जाएगा, 7 बार, 16 7 112। ये देखिए 10 में 2 गया 8, कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। दशमलव का 0, 16 पंचे कितना होगा 80, तो कितना आ जाएगा 18.75। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं। अगर मैं मौखिक उदाहरण देके आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो आप में किस शक्ति को विकसित करते हैं, विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, उपरोक्त सभी। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो कर ही सकते हो आप। अगर मैं मौखिक उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूं, बातों को एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं, जैसे लाभ हानि का ही चैप्टर हो गया, प्रतिशत का चैप्टर हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को मैं खातों के साथ, मतलब जो अकाउंट्स होते हैं उनसे लिंक करके आपको समझा रहा हूं, उदाहरण देके आपको समझा रहा हूं, मतलब आपके विचार शक्ति को मैं क्या कर रहा हूं, विकसित कर रहा हूं। आपकी सोचने की क्षमता को मैं विकसित कर रहा हूं, तर्क करने की क्षमता को मैं विकसित कर रहा हूं, कल्पना शक्ति को विकसित कर रहा हूं। मतलब उपरोक्त क्या हो जाएगा, सभी। ऑप्शन डी। निम्नांकित भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो ये भी भाग देके बनाएंगे आप। बढ़ते क्रम मतलब छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर बड़ी संख्या, ये होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते जाओ, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक, 9/14 भाग देके ही बना लीजिए, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन भाग देके ही करना ज्यादा ठीक रहता है। 0 बार जाएगा, कितने बार जाएगा आप, 14 छक 84, दशमलव का 0, 14 दूनी 28, 14 तेरा 42, 14 चौको 56, तो 0.64 आया। 9/14, 3/4 निकाल लो, तो 4 से 3 को डिवाइड कर दो, 0 बार जाएगा। 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, कितना आया 0.75 आया। इसी प्रकार निकाल लो 5/11, 5/11 मतलब 11 से 5 को भाग दूंगा, 0 बार जाएगा। 11 चौको 44, ठीक, 11 पच्चे 55। दशमलव के बाद आप मैक्सिमम 2 अंक तक ही निकाल लो,
बढ़ते क्रम में बोला है मतलब सबसे छोटी संख्या, तो 0.45, 0.64, 0.75 ऐसा चलेगा बढ़ते क्रम। तो 0.45 मतलब सबसे पहले कौन आएगा 5/11, फिर कौन आएगा 0.64 मतलब 9/14, उसके बाद कौन आएगा 0.75 मतलब 3/4। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। यदि 18:13.5, तो अनुपात का मतलब आपको पता है बटा होता है, समानुपात का मतलब बराबर 16/x, तो x का मान आपको निकालना है। सिंपल सा बात है ये तो 18 इंटू एक्स बराबर 16 इंटू 13.5, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 गुणा 13.5/18। अगर ये दशमलव दिक्कत कर रहा है तो आप ऐसा करो कि दशमलव को हटा के नीचे एक 0 लगा दो। कट करते हैं इसको, क्या आएगा देखिए, 2 से कट करिए, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 9 से कट करिए, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, 15 × 8 = 120, 120/10, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 12। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत आसान था। समानुपात का मतलब आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है? शुद्धता। शुद्धता का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट ही तो होता है। शुद्धता कोई तो बताता है 2 और 3 5 ही होता है हमेशा, 5 और 7 12 ही होता है, तो शुद्धता तो बिल्कुल होगा। विशिष्ट क्रम मतलब सीक्वेंस को बताता है। अभिव्यक्ति वाली यहाँ पे कोई बात नहीं होती है, अभिव्यक्ति वाली यहाँ पे कोई बात नहीं होती है, स्वरूप तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे अभिव्यक्ति वाली कोई बात नहीं होती है, तो बोला क्या है गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है? तो विस्तारित अभिव्यक्ति से गणित की प्रकृति का कोई संबंध नहीं है। अब देखिए ये तो सिंपल सा भाग देने बोला है, तो पहले मिश्रित भिन्न को सॉल्व कर लीजिए। मिश्रित भिन्न को सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4, 8 × 1 = 8 और 1 9, 9/8, तो 11/4 को भाग देता हूं मैं 9/8 से, तो 11/4 और ये कितना हो जाएगा 8/9, 4 से 2 बार कटेगा तो 22/9 हो जाएगा इसका आंसर। तो 22/9 ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच के निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है? सोच की जो वृद्धि होगी और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच के निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है? तो जनरली ये अनुसंधान से ही संबंधित है। इसको देख लीजिएगा एक बार। आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है? आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है? तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये देखिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब बोल क्या रहा है, द्रव्यमान को m से, आयतन को v से और घनत्व को d से अंकित किया गया है। तो m = कितना हो जाएगा d × v, ये भी तो बन सकता है, तो m = v × d, ये करेक्ट दिख रहा है। v = m × d, ये नहीं होगा। m = 1/v × d, ये भी नहीं होगा। d बराबर v/m, ये भी नहीं होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। गेंद, संतरा जैसे त्रिविम आकार के वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना इस पहलू का उदाहरण है। सोपान क्रमिक संरचनाएं विशिष्ट से व्यापक की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, उपरोक्त कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर। जैसे मैं आपको समझाता भी हूं कि जब गोला पढ़ाता हूं स्फीयर, तो मैं आपको बोलता हूं ना ग्लोब देखे हो, ग्लोब, फुटबॉल देखे हो, तो ये क्या है ग्लोब, फुटबॉल, ये मूर्त हैं जिनको मैं भौतिक रूप से अनुभव कर सकता हूं। तो ग्लोब, फुटबॉल, गेंद, ये सब क्या है मूर्त चीजें हैं। इनको देख के, इनको समझ के आप 3D का इमेजिनेशन कर रहे हो, 3D का, जिस 3D को मैं बोर्ड में नहीं ड्रॉ कर सकता। तो मूर्त मतलब क्या, जिनका भौतिक रूप से अनुभव किया जा सके, और अमूर्त मतलब जो केवल विचारधाराएं हैं उसको बोलते हैं मूर्त। तो आप गेंद, संतरा जैसे जो वस्तुएं होती हैं, इनको देख के, इनको समझ के जो 3D डायग्राम को समझते हो, ये
किस पहलू का उदाहरण है? तो आप बोल सकते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर का। समझ आ रहा है? मैं एग्जांपल भी देता हूं कि ग्लोब को देखना तो आपको समझ में आएगा गोला कैसा होता है। आप फुटबॉल को देखना, गेंद को देखना तो आपको समझ में आएगा गोला, स्फेयर कैसा होता है। तो मूर्त चीजों से अमूर्त की ओर आप जा रहे हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा। अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित हैं। तो सांप और सीढ़ी में मेन आपका क्या हो जाएगा? संख्याएं ही हो जाएंगी। मेन जो यहां पे आएगा, वैसे देखा जाए तो आकृतियां, ज्यामिति, मापन भी कहीं ना कहीं संबंधित हैं, लेकिन मेन जो है वो क्या है? संख्याएं। क्योंकि सांप सीढ़ी में आप देख सकते हैं बिना संख्याओं के कुछ भी नहीं हो सकता। 3, 8, 9 और x का औसत मान 6 है। ये तो बहुत आसान है। तो x का मान पूछा है क्या होगा? तो औसत 3, 8, 9 और x, इन चारों का औसत कैसे निकालेंगे? सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। ये औसत कितना है? 6। तो 9 और 8 17 और 3 20, 20 प्लस x बटा 4। तो 6 का 4 में गुणा करेंगे 24, 24 बराबर 20 प्लस x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4, -4 नहीं, x का वैल्यू क्या होगा? 4। आसान है। x का वैल्यू पूछा है, इन चारों का औसत दिया है। आप ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन रखिए 4, तो x के प्लेस पे मैंने कितना रख दिया? 4। अब इन चारों का औसत 6 आना चाहिए। तो 9, 4, 13, 13, 3, 16, 16 और 8 24, 24 को डिवाइड करूंगा 4 से तो औसत 6 आ रहा है। सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग से बनना चाहिए क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आप लोग बना के आए हैं, ऐसा उम्मीद मैं कर सकता हूं आप लोग से। यहां पे बोल क्या रहा है? 6.4009, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। 6.4009 का वर्गमूल। अब जब भी आपको वर्गमूल ऐसा दशमलव में निकालने बोलेगा तो आपको सिखाया हुआ आप क्या करेंगे? 4 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे क्या करिए? 4 जीरो लगा दीजिए, 4 जीरो नीचे लगा दीजिए। अब आपको यहाँ पे मेन काम क्या करना है? 64,009 का वर्गमूल फाइंड करना है। भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखा चुका हूं। कैसे निकालेंगे? देखिए, 2 दूनी 4, 6 में 4 गया 2, 09 का एक जोड़ा बना, 40 का एक जोड़ा और 6 अकेला बच गया। 2 दूनी 4, 6 में 4 गया 2, यहां से कितना उतार दिया? 40। 2 को 2 के नीचे लिख के जोड़ा तो कितना आया? 4। अब 4 के आगे एक ऐसा अंक लगाऊंगा और गुणा भी मैं उसी से करूंगा। तो 4 के आगे क्या लगाते हैं? देखिए, 4 के आगे 6 लगा के 6 से गुणा करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा ये। 4 के आगे 5 लगा के 5 से गुणा करते हैं तो 5 पचे 25, 5 चौको 20 और 2 22, 225। तो 45 पचे कितना हो जाएगा? 225। कितना आएगा? 10 में 5 गया 5, 3 में 2 गया 1, यहां से कितना उतार दिया? 09 उतार दिया। इस 5 को नीचे लिख के जोड़ा तो 45 और 5 कितना हो गया? 50 हो गया। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। अब 50 के आगे आपको एक ऐसा अंक लगाना है और गुणा भी आपको उसी से करना है। तो 50 के आगे एक ऐसा अंक लगाओ और गुणा भी उसी से करो जिससे कितना आ जाए? 1509 आ जाए। जिससे कितना आ जाए? 1509। चलिए देखते हैं। तो 50 के आगे क्या लगाऊंगा? 3 और गुणा करूंगा 3 से तो कितना आएगा? 1509। यहां लगाया 3 और गुणा किया 3 से, कितना आ गया? 1509। ऑप्शन देख के आसानी से बन जाता है। तो इसका वर्गमूल कितना आया? 253 और 2 जीरो का 1 जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो, इसका वर्गमूल 100। 2 अंक के बाद दशमलव तो 2.53। तो आंसर आ जाएगा 2.53, ऑप्शन ए। ठीक। जब भी दशमलव में वर्गमूल होगा तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे P बटा Q में। गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। थ्योरी पोर्शन है, डिटेल में अभी पढ़ाने का मेरे पास समय नहीं है। जितनी आवश्यकता है आंसर जानने की आप लोग को उतना बता दे रहा हूं। एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ये 2 बार आ गया है। तो घनाभ का आयतन पता है, बहुत आसान सा है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
तो 14, 12 ठे कितना होगा 96, 14 छक 84 का 4, 14 नवा 126, 126 और 8 कितना हो जाएगा 126 और 8, ये देखिए 8 6 14, 134 हो जाएगा, तो 1344 आ जाएगा। बहुत आसान है यार, बनाए हो ना, कमेंट करना कि बनाए हो कि नहीं बनाए हो। 1344 घनाभ का आयतन, मैं तो कितना डिटेल में पढ़ाया था, बहुत टफ क्वेश्चन भी देखे थे, तो ये तो बहुत आसान है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, काम खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है। अब देखो इसको क्या बताऊं मैं यार, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय ये सही होगा, ये सब बाकी गलत है। अब इसमें बताने को क्या है मेरे पास, केवल आंसर बता रहा हूं मैं आप लोग को। सेम ऐसा ही एक प्रश्न कराया था आप लोग को, 450 रुपए राशि के लिए साधारण ब्याज के 4.5% प्रति वर्ष की दर ब्याज के रूप में 81 रुपए प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। 450 रुपए राशि के लिए साधारण ब्याज के 4.5% प्रति वर्ष की दर ब्याज के रूप में 81 रुपए प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। तो मूलधन कितना है 450, दर कितना है 4.5, समय पूछा है बटा 100, ब्याज कितना है 81। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो टी कितना आएगा 81 गुणा 10 बटा 45 गुणा 4.5, तो 81 गुणा 10 बटा 45 गुणा 45, ऊपर में एक 0 लगा दो, कट करते हैं, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10, 9 9 81, 9 से 9। सेम यही प्रश्न मैंने कराया था, 4 वर्ष आएगा, सेम यही प्रश्न, डेटा भी सेम है, आपको ब्याज दिया है, मूलधन दिया है, दर दिया है, समय बताना है आपको। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है, एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये तो मैंने कितने बार बताया है कि व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है ये, व्यापम का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है और लघुत्तम समापवर्त्य 300 है, एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो मैंने आपको बताया है दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एक संख्या 60 है, एलसीएम कितना है देख लीजिए 300, एचसीएफ कितना है 15, तो बी बराबर कितना 300 गुणा 15 बटा 60, तो 6 से भाग दे दीजिए, 6 पंचे 30, 15 पचे 75, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 75। ठीक, किस मॉडल में चरण दर चरण सीखने की प्रक्रिया को सीखना माना जाता है, स्टेप बाय स्टेप। प्रोग्रामिंग मॉडल में तो माना जाएगा, देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट है मेरे को इसका आंसर बताने में, फिर भी मैक्सिमम चांसेस हैं उपरोक्त सभी लेगा। दिक्कत क्या है, बैंकिंग मॉडल में ऐसा चरण दर चरण स्टेप बाय स्टेप सीखना नहीं बोल सकते आप। मेरे को जहां तक लगता है बैंकिंग मॉडल मतलब कि मैं आपको समझाया था, मैंने आपको दे दिया, आप रट के आ गए हैं, बता दिए मेरे को, मैंने आपको लिख के दिया, आप रट के आ गए, मेरे को बता दिए। तो बैंकिंग मॉडल में आप चरण दर चरण थोड़ा कम बोल सकते हैं। प्रोग्रामिंग में तो होता ही है, एक विषय वस्तु को छोटे छोटे भाग में तोड़ देते हैं, सारे भागों पर काम करते हैं, तब जाके फाइनल आंसर की ओर आते हैं अपन। कंस्ट्रक्टिव में भी होता है, इसमें आप बाहरी जो आप खुद के अनुभव से आगे बढ़ते हैं आंसर तक, स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ते हैं आप। चूंकि बी और सी तो कंफर्म है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इसका आंसर उपरोक्त सभी लेगा, उपरोक्त सभी लेगा, क्योंकि बी और सी तो कंफर्म है। तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखेंगे, कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त है ये भी मैंने पढ़ाया था, ये तो मैंने आपको करवाया भी था कि सभी समान रूप से अमूर्त हैं। निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है। गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम क्या नहीं है, तो संचार बिल्कुल है, स्वरूप और कार्यपद्धति, गणित के प्रति अरुचि, गणितीय तर्क शक्ति। स्वरूप और कार्यपद्धति ये गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है।
तो ये कंप्लीट 30 प्रश्न मैंने बताए हैं, उनके संभावित आंसर, संभावित मैं उनको बोल रहा हूं जो पेडागोजी वाला है, उसमें भी एक आधी प्रश्न संभावित है, बाकी तो मैं कंफर्म ही बताया हूं। तो बहुत ज्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है जैसा कि मैं करता आया हूं अभी तक, मैंने केवल फटाफट आंसर्स बताए हैं, थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, क्योंकि क्वेश्चंस भी बहुत आसान थे, बहुत आसान क्वेश्चंस थे, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, इसमें क्या आपको विश्लेषण की आवश्यकता है। बहुत आसान पेपर था, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोग से बना है कि नहीं बना है। इसी प्रकार पेपर सेकंड का भी मैं 30 प्रश्न लेकर आऊंगा, जिसमें 30 प्रश्नों में पेडागोजी वाले प्रश्नों के भी आंसर आपको सही मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद करता हूं पेपर अच्छा गया होगा, बहुत अच्छा गया होगा, आसानी से आप पेपर को सॉल्व किए होंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।